नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस कहावत को मध्य प्रदेश का फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने खस्ता हाल खजाने की स्थिति सुधारने के लिए साकार करने में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं से मिलने वाली राशि अब राज्य सरकार बैंकों के बचत खाते में जमा करा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार को इसकी मंजूरी दे दी है। अभी तक केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के वास्ते मिल रही राशि बैंक के चालू खाते में जमा कराई जाती थी। चालू खाते में राशि जमा होने से सरकार को ब्याज की फूटी कौड़ी नहीं मिलती थी। अब बचत खाते में राशि जमा होने पर सरकार को अच्छा खासा ब्याज मिलेगा। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं राज्य में जो क्रियान्वित हो रही हैं, इनमें से कुछ योजनाओं में कुल लागत की 70% तो कुछ योजनाओं में कुल लागत की 50% राशि किस्तों में केंद्र सरकार अनुदान के रूप में राज्य सरकार को देती है। हर साल केंद्र सरकार से इन योजनाओं में उनके हिस्से के अंशदान के रूप में राज्य सरकार को अच्छी खासी राशि मिलती है। राज्य सरकार का सालाना बजट करीब 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का रहता है। राज्य सरकार के कुल बजट की करीब 25,000 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से मिलती है। केंद्र सरकार से मिलने वाली यह राशि राज्य सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को दे देती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अभी तक सरकार और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से वाणिज्यिक बैंकों में खोले गए चालू खाते में यह राशि जमा करा देते थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट लंबे समय से केंद्र से मिलने वाली इस राशि को चालू के बजाय बचत खाते में जमा कराने के प्रयास में लगा हुआ था। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को कई बार पत्र लिखे गए। अब इस मामले में फाइनेंस डिपार्टमेंट को सफलता हाथ लगी है। केंद्र से मिलने वाली राशि को बचत खाते में रखने से अनुमान के मुताबिक सालाना 1 करोड़ का ब्याज मिल सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों का मानना है कि राशि सालाना बजट के हिसाब से काफ़ी कम है, लेकिन ब्याज की इस राशि से दिन ब दिन खस्ता हाल होते जा रहे खजाने को थोड़ी सी राहत मिलेगी। कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। राज्य सरकार पर 2,56,290 करोड़ का कर्जा है। इस साल 6 महीने की अवधि में ही 47,760 करोड़ का कर्जा ले लिया गया। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, आपका स्वागत है। प्रवीण जी, सरकार जो है ऐसी छोटी बचत की ओर देख रही है, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े, हालांकि ये एक सराहनीय कदम है कि जो छोटी बचत है उस तरफ भी देख रही है और जहाँ से भी पैसा मिले खजाने में आना चाहिए, लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े लीकेज हैं जिस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मैं जी, सरकार चलाना और सरकार की व्यवस्था करना छोटी सेविंग करना पड़ती है। जहाँ भी सरकार की व्यवस्था होती है, अगर देखिए कहावत एक बूंद बूंद से है तो पूरी व्यवस्था सरकारी इसमें या छोटी की बात है या जो सरकार की जी खजानों को फायदा होगा। मतलब इतनी बड़ी खराब होती जा रही है। पिछले 6 साल से जो कोरोना का पीरियड चला है उसमें तो सभी सरकारों का ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। इसको बचाने के लिए जितने प्रयास किए जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, उनमें लगातार अपनी ओर से विकास कर रही है। उन्होंने जो खर्चे लोग खरीदी थी तो अब जाके इस तरह के भी चेकआउट लगाने की बनाया गया है कि अब जो केंद्र से पैसा आएगा, जैसा आपने बताया जी, एक अच्छा कदम है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति जो बिगड़ती जा रही है उसको कहीं ना कहीं एक संबल मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। इसकी आज की डेट में कम से कम हर राज्य को बहुत जरूरत थी। केंद्र की ओर लगातार अभी चालू खाते में जमा करने से
कोई भी राशि नहीं मिल रही थी, लेकिन ये सरकार ने प्रयास किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लगातार लगा रहा इसमें, और उसके बाद रिजर्व बैंक ने मंजूरी दी। अंततः कई सालों से लगा था राज्य सरकार की ये जो चालू खाते की बजाय बचत खाते में जमा हो। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 2,56,290 करोड़ से ज़्यादा की राशि का कर्जा हो गया। जितना बजट है लगभग उतने ही कर्जे में चले गए हैं। अब लिमिट बढ़ाने के लिए भी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पत्र लिखा है, और यदि केंद्र सरकार लिमिट बढ़ा देती है, जो 4% की बजाय 5% पर जो लेना है उनको कर्ज, लिमिट है बजट का कितने % लिया जा सकता है, तो ये तो आर्थिक स्थिति और ज़्यादा दिन ब दिन खराब होती जा रही। तो सरकार को कहीं ना कहीं कोई गंभीरता से किसी चीज़ की दिशा में सोचना होगा। क्या कहेंगे आप? लगता है प्रवीण शर्मा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जब संपर्क होगा इस विषय पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने बजट को लेकर राशि जो है बचत खाते में जमा करने का रिजर्व बैंक से सहमति ले ली है, और अब जो राज्य सरकार के कई विभाग हैं जहां पर केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, और केंद्र सरकार के द्वारा पैसा भेजा जाता है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है संबंधित विभागों को ये राशि लौटाता है। एक बार फिर हमारा प्रवीण शर्मा जी से संपर्क हो गया। प्रवीण शर्मा जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी। प्रवीण शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार की जो कर्ज की लिमिट है वो भी बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है, और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 2,56,290 जो है करोड़। प्रवीण शर्मा जी से जब संपर्क होगा फिर चर्चा करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं, और इन केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए योजना की जो लागत है उसकी 70% या कई योजनाओं में 50% राशि केंद्र सरकार अनुदान के रूप में देती है। ये राशि अभी तक चालू खाते में रखी जाती थी वाणिज्यिक बैंकों में, लेकिन इसमें कोई भी ब्याज की राशि नहीं मिल पाती। इस वजह से राज्य सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट लगातार प्रयास करता रहा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनसे राशि जो मिलती है वो राशि बैंकों में बचत खाते में जमा हो, उनकी FD बनवाई जा सके, जिससे राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार की राशि मिल रही है उसके ब्याज से भी राशि मिल सके, वो ब्याज से भी कमाई कर सकें जो विकास कार्यों में आगे लगाई जा सके। प्रवीण शर्मा जी एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। प्रवीण शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 2,56,290 करोड़ की राशि का कर्जा हो गया है, और लिमिट भी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है कि वो उस लिमिट से ज़्यादा कर्जा लेना चाहते हैं। तो आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कुछ कोरोना ने भी इसमें मदद करी आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए, और पहले से भी स्थिति काफ़ी डामाडोल थी। क्या कहेंगे? प्रवीण शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार के इस निर्णय की हालांकि सभी जगह सराहना की जा रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कई बार प्रयास किया और उसके बाद अंततः रिजर्व बैंक ने इसमें परमिशन दे दी। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश में पिछले साल जब सरकार की अदला बदली हो रही थी, उस दौरान 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच साल भर हर महीने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले हुए। वर्ष 2020 में सर्वाधिक 84 IAS अफसरों के तबादले मई के महीने में हुए थे। यह खुलासा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा DOPT को 2 दिन पहले भेजी गई रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल DOPT ने 6 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर सभी राज्यों को IAS के साल भर होने वाले तबादलों की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे। इसके बाद ही राज्य सरकारों ने IAS के तबादलों की रिपोर्ट DOPT को हर साल भेजना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार
पिछले साल 350 आईएएस अफसरों के तबादले राज्य सरकार ने किए थे। पिछले साल 20 मार्च को कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस दौरान वर्ष 2020 के शुरुआती 91 दिनों में 68 आईएएस अफसरों के तबादले कांग्रेस सरकार ने ही कर दिए थे। सरकारें बदलने का सबसे पहले असर आईएएस अफसरों पर ही होता है। इस दौरान आईएएस अफसरों के सामान्य से अधिक तबादले होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज होने के बाद ताबड़तोड़ तरीके से जितनी संख्या में तबादले किए गए उतने पहले कभी नहीं किए गए। प्रदेश में आईएएस अफसरों के तबादले की इस तरह की ये नई परंपरा शुरू हो गई है। पिछले 23 मार्च को प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हुई थी। इसके बाद 31 दिसंबर तक 282 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए। हालांकि वर्ष 2019 में कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 417 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले किए गए थे। उसकी तुलना में भाजपा की सरकार ने आईएएस अफसरों के काफ़ी कम तबादले किए। वर्ष 2020 के फरवरी में 32, मार्च में 48, मई में 84, जून में 55, जुलाई में 20, अगस्त में 44 और सितंबर में 24 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए, जबकि अक्टूबर में 4, नवंबर में 7 और दिसंबर में केवल 5 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे। राज्य सरकार ने पिछले साल किए गई आईएएस तबादलों की रिपोर्ट डीओपीटी को भेज दी है। हालांकि ये रिपोर्ट पहले ही चली जानी चाहिए थी, लेकिन ये रिपोर्ट काफ़ी विलंब से केंद्र सरकार को डीओपीटी को भेजी गई है। पिछले साल भर जो है हर महीने राज्य सरकार ने आईएएस अफसरों के तबादले किए। कोई भी ऐसा महीना नहीं गया जिस महीने आईएएस अफसरों के तबादले ना हुए हों। किसी महीने में बहुत ज़्यादा हुए तो किसी महीने में कुछ कम हुए, लेकिन कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जिस महीने में आईएएस अफसरों के तबादले दस्तावेजों में निरंक अंकित किए गए हों। मई 2020 में पूरे साल भर में सर्वाधिक तबादले मई 2020 में हुए। मई 2020 में 84 आईएएस अफसर इधर से उधर किए गए। कमलनाथ सरकार ने पिछले साल केवल 91 दिनों में ही 68 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए थे। कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2019 में 417 आईएएस अफसरों के तबादले किए थे, जबकि 23 मार्च 2020 को भाजपा की सरकार आने के बाद 31 दिसंबर तक मात्र 282 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। पिछले साल हर महीने आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी जुटाने में फाइनेंस डिपार्टमेंट लगा है। प्रदेश में सभी विभागों में के अलावा संभागीय और जिला मुख्यालय के साथ ही ग्रामीण इलाकों में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं। अकेले 35,000 आउटसोर्स के कर्मचारी तो तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में भी ऐसे कर्मचारियों की संख्या नियमित कर्मचारियों अधिकारियों के रिटायरमेंट के चलते लगातार बढ़ रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा सभी विभागों के प्रमुख को जानकारी भेजने के लिए पत्र भेजा गया है। इस पत्र में पूछा गया है कि उनके विभाग में आउटसोर्स पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली एजेंसी कौन है, विभाग में रिक्त अधिकारी और कर्मचारियों के पदों की पूर्ति के लिए अभी तक क्या योजना बनाई गई, साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने को लेकर क्या व्यवस्था है।
कितने आउटसोर्स कर्मचारी किस विभाग में कब से किस वेतनमान पर पदस्थ हैं, इन कर्मचारियों की वेतन विसंगति और पूरा वेतन नहीं दिए जाने के मामले में जिम्मेदार पर की गई कार्रवाई के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। कुछ विभागों में आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया गया, जिससे कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी आउटसोर्स पर विभागों में काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक होने और उनका अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए जाने की भी संभावना बनी हुई है। सभी विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी आने के बाद कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी न किसी संस्थाओं के माध्यम से विभागों में लगाया जाता है। ये संस्थाएं प्रभावशाली लोगों की होती हैं, जिसमें राजनेताओं और उनके समर्थक सहित कई अन्य लोग भी हो सकते हैं। जब ये जानकारी फाइनेंस विभाग को मिलेगी तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे, जिसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, कई राजनेताओं के नाम सामने आ सकते हैं जिनकी एजेंसियां हैं और वो आउटसोर्स के कर्मचारी कई विभागों में सप्लाई कर चुके हैं। ये खुलासे होने के बाद राजनीतिक हलकों में बवाल मचना जायज़ है। फाइनेंस विभाग ने सभी विभागों में लगे आउटसोर्स के कर्मचारियों की पूरी जानकारी विस्तार से बुलवाई है और इस जानकारी को भेजने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डेडलाइन भी दी है। जो तारीख निर्धारित की है उस तारीख तक भेजने के लिए सभी विभागों के प्रमुखों से कहा गया है। प्रदेश में सभी विभागों के अलावा संभागीय और जिला मुख्यालय में भी आउटसोर्स के कर्मचारी सरकारी महकमों में लगाए जाते हैं। इनकी संख्या इस वक्त करीब 1.25 लाख से ज़्यादा पहुंच गई है। दरअसल सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने के बाद राज्य सरकार लंबे समय से भर्ती नहीं कर पा रही है। इस वजह से कामकाज में दिक्कत आ रही है और आला अफसरों ने इसका एक विकल्प निकाला कि आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखा जाए और कर्मचारियों को रखकर आउटसोर्स पर काम कराया जाए, जिससे काम हो जाए। लेकिन आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने के बाद कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। अब उन गड़बड़ियों पर जब ध्यान गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरकत में आया और जानकारी तलब की जा रही है। आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों की संख्या और नियुक्त करने वाली संस्था का नाम भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पूछा है। इसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिक्त कर्मचारियों के पदों, जो कर्मचारी और अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, उनके पदों की भरने के लिए विभागों ने अपने स्तर पर क्या योजना बनाई है। क्या जो पद पीएससी से भरे जाते हैं उनकी नियमित पीएससी को रिक्वायरमेंट भेजी जा रही है, या जो पद व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा भरे जाते हैं उसके पास भी नियमित रिक्वायरमेंट भेजी जा रही है या नहीं भेजी जा रही है, इसकी भी जानकारी बुलवाई है। ये जानकारी आने के बाद ये भी खुलासा होगा कि विभाग जो हैं वो कर्मचारियों की जो पद खाली हो रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, उनको भरने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा इस काम में कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही है। ये रिपोर्ट आने के बाद कई तरह के खुलासे होंगे। न केवल आउटसोर्स जो एजेंसी है उसमें कौन प्रभावशाली लोग काम कर रहे हैं वो नाम के खुलासे होंगे। इसके अलावा खाली पदों को भरे जाने के मामले में भी आला अफसरों के द्वारा फुर्ती दिखाई जा रही है या लापरवाही बरती जा रही है। ये सब चीज़ों के खुलासे होंगे। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। सचिव स्तर के एक अधिकारी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दरबारी 3 लोगों को अपने ही विभाग में ऊंचे पेमेंट पर रोजगार दे दिया। सीधे तौर पर सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, इसलिए विभाग में काम कर रही कंसल्टेंसी एजेंसी के रास्ते वेतन दिलवाने की जुगाड़ लगा ली। इस मामले की भनक लोगों को लगी तो शिकायत मंत्री तक पहुंच गई। इसके बाद शुरू हुआ परत दर परत खुलासे का दौर। पता चला कि जिस कंसल्टेंसी एजेंसी के माध्यम से साहब ने अपने 3 बंदों को नौकरी दिलवाई थी, उसके साथ
विभाग के द्वारा किए गए एग्रीमेंट में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, इसलिए तीनों बंदों को दी गई नौकरी ही गलत करार दे दी गई। अब इन बंदों को वेतन दिलवाने के भी लाले पड़ गए हैं। इसके अलावा मंत्री के पास शिकायत पहुंचने से आजकल सचिव स्तर के ये साहब टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सोचा था कि आईएएस हैं तो कुछ भी करने का अधिकार मिल गया। अब इन महाशय को समझ आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं करवा सकते। वैसे ये साहब दिमागी कसरत खूब करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाए दिमागी कसरत, नहीं तो ये मुसीबत मोल नहीं लेते। इसी विभाग में इसी पद पर कुछ साल पहले बैठे साहब ने भी कुछ बंदों को रोज़गार दिलवाया था, लेकिन इसके लिए कंसल्टेंसी एजेंसी और भारत सरकार से हुए एग्रीमेंट में दिल्ली से ही प्रावधान करवा दिए थे। मंत्री जी ने भी इस मामले में सपोर्ट करने के बजाय न केवल जांच आगे बढ़ा दी, बल्कि मामला सीएम तक पहुंचा दिया। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि सचिव स्तर के जिन अफसर के बारे में बात हो रही थी, उनकी पत्नी पुलिस महकमे में ऊंचे पद पर नौकरी करती हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।